तो जय हिंद प्यारे बच्चों, भाई कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी एक नंबर की चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, स्क्रीन पर आप चैप्टर का नाम भी देख रहे होंगे। भाई मेरे चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और ये भारत में राष्ट्रवाद ऐसा चैप्टर है ना, ऐसे कह लो पूरे इतिहास का बाप है, क्योंकि इसी चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसी चैप्टर को हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे, और ऐसे कह लो 1 घंटे भी नहीं लगेंगे पूरे चैप्टर को समझने में। और पूरा चैप्टर रटा दूंगा, यही याद करके जाओगे तुम लोग, ठीक है। तो भाई भारत में राष्ट्रवाद, इसका 1 शॉर्ट वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो, अगर हम इस चैप्टर की बात करें, बिना ज्यादा समय व्यतीत किए हम लोग सीधे बात करेंगे चैप्टर की। तो भाई अगर इस चैप्टर की बात करें भारत में राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद आप समझते हैं भाई राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद को हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा। अब राष्ट्रवाद के विषय में हम कहते हैं कि भाई जो देश के प्रति प्रेम है वही क्या है, वही तो राष्ट्रवाद है, ठीक है। वही क्या है मेरे लाल, वही राष्ट्रवाद है। अब अगर इधर आप देखोगे उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन, कि जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अधिकार किया और हमारे ऊपर शासन करना शुरू किया, तो भाई अंग्रेज क्या कर रहे थे, हमें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। अब हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे तो अंग्रेज हमारे लिए समान थे। मतलब आपने एक लाइन सुनी है ना कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। उसी तरीके से हमारे सभी के जो दुश्मन हो गए वो अंग्रेज हो गए, और फिर हम आपस में क्या बन गए, दोस्त बन गए। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का जो हमारे ऊपर अत्याचार था उसने हम सभी को यूनाइट कर दिया, उसने हम सभी को एक कर दिया। तो आप देखोगे उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन। अब उपनिवेशवाद क्या है, अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन करना, अंग्रेजों का भारत से कच्चा माल लेकर के जाना वहां और तैयार प्रोडक्ट को भारत में बेचना, इसी स्थिति को उपनिवेशवाद कहते हैं। तो उपनिवेशवाद के खिलाफ हमने क्या किया, आंदोलन किया, और इससे क्या हुआ, इससे आपसी एकता की पहचान हुई और हम एक हो गए। बात समझ आई। तो भारत में जब राष्ट्रवाद के उदय की बात की जाती है तो आपको बताना है कि उपनिवेशवाद के समय अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण करना शुरू किया, और इससे सभी भारतीयों ने एक होकर के अंग्रेजों का सामना किया, अंग्रेजों के खिलाफ है। और कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रवाद के उदय की नींव यहीं से पड़ती है। बात समझ आई मेरे लाल। अब आगे बढ़ेंगे तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, कि भाई प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा था। क्योंकि प्रभाव क्यों पड़ा था, अब देखो प्रथम विश्व युद्ध में 2 तरीके के ग्रुप थे। पहले हम समझ लेंगे इसे कि 2 ग्रुप थे। पहला था जिनको हम लोग एलाइड पावर कहते थे, दूसरे को हम लोग कहते थे सेंट्रल पावर। एलाइड पावर जिसको मित्र राष्ट्र आप कहते हो, सेंट्रल पावर जिसको धुरी राष्ट्र कहते हैं। तो एलाइड पावर में मेरे लाल ब्रिटेन था, फ्रांस था, रूस था, अमेरिका था 1917 में जो कि शामिल हुआ था। इटली 1915 में धुरी राष्ट्र को छोड़कर मित्र राष्ट्रों में आ गया, और जापान था। अब बात को ध्यान से समझना मेरे लाल, क्योंकि ब्रिटेन, अगर ब्रिटेन शामिल है, ठीक है, और ब्रिटेन देखो ब्रिटेन का अधिकार, ठीक है, अगर अधिकार की बात करेंगे तो ब्रिटेन ने अधिकार कर रखा है किस पर, भारत पर। और चूंकि अगर ब्रिटेन शामिल है तो अगर युद्ध का प्रभाव ब्रिटेन पर पड़ेगा तो ब्रिटेन के साथ साथ भारत पर भी तो पड़ेगा। इसी को तो हमें समझना है कि युद्ध का प्रभाव ब्रिटेन पर पड़ रहा था और भारत पर भी पड़ रहा था। अब देखोगे आप, अगर धुरी राष्ट्र की बात करें तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, ऑटोमन साम्राज्य है, और आप देखोगे बुल्गारिया है। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान से समझना, कई बार प्रश्न यहां से एमसीक्यू में आता है ना कि इनमें से कौन सा धुरी राष्ट्र में आता है और कौन सा आप देखोगे मेरे लाल जो है मित्र राष्ट्र में आता है, ठीक। अब अगर हम लोग मैप में बात कर लें, अगर मैं मैप में बात कर लूं कि मैप में कैसे आप देखोगे एलाइड पावर्स को और सेंट्रल पावर्स को, तो ध्यान से देखना। ये मैप में जो भी आप देख रहे हो, ये आप जो भी इस कलर का देख रहे हो, ठीक है, आप ऐसे कह लो ये कौन सा कलर है भाई, बैगनी कलर का जो भी आप देख रहे हो ना, ये सारे क्या है, एलाइड पावर्स हैं। और जो ये बीच वाला कलर देख रहे हो अब, ये सेंट्रल पावर्स हैं। ये क्या है, सेंट्रल पावर्स। तो इसमें आप फ्रांस देख रहे हो, यूनाइटेड किंगडम देख रहे हो, इसमें आप पुर्तगाल देख रहे हो, तो ये सारे इटली देख रहे हो, इटली के अलावा आप रसिया देख रहे हो, तो ये सारे के सारे एलाइड पावर्स में हैं। अच्छा, दूसरा आप देखोगे तो इसमें जर्मनी आएगा, लग्जमबर्ग आएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी आएगा, बुल्गारिया आएगा, ऑटोमन एम्पायर आएगा। तो ये क्या है, ये सारे के सारे सेंट्रल पावर्स हैं। तो ये पूरे 2 ग्रुप बने हुए हैं प्रथम विश्व युद्ध में, और इन 2 ग्रुपों में आपस में बैटल हो रही है, आपस में वार हो रही है। क्लियर है मेरे लाल, ठीक है। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इसका जो है पूरा प्रभाव पड़ा, इसका भारत पर प्रभाव पड़ा। अब पहले प्रथम विश्व युद्ध का सिनेरियो आप देख लो कि भाई मेरे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक लड़ा गया। अगर समय सीमा पूछी जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, टेन्योर इसका क्या था, तो आपको बताना है 1914 से लेकर के 18 तक। और ऐसा प्रश्न एमसीक्यू में पूछा गया है, ठीक है। एक वैश्विक युद्ध था, यह युद्ध यूरोप से शुरू होकर एशिया, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों तक फैल गया। आप देखोगे यह शुरू कहां से हुआ था, एशिया, ठीक है, शुरू हुआ था यूरोप से, उसके बाद एशिया, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों के देश भी इसमें शामिल हो गए। भाई 2 शक्तियों में बटा था, पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र थे, ठीक है। और युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। अच्छा, कई बार प्रथम विश्व युद्ध के कारण पूछ लिए जाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण था मेरे लाल, ध्यान से सुनना, आप देखोगे आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या।
और इस युद्ध में आधुनिक हथियारों जैसे आप देखोगे खाई युद्ध का प्रयोग हुआ था और युद्ध के परिणाम स्वरूप भारी जनधन की हानि हुई थी। ऐसा कहा जाता है लगभग मिलियन लोगों की मौत हुई थी, बहुत लोग मारे गए थे उसमें, उस युद्ध में। क्लियर है मेरे लाल? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण। अब आप देखोगे कारण क्या थे, तो कारण मेरे लाल क्लियर है। पहला आप देखोगे, सबसे पहला कारण क्या है कि लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का उदय। तो राष्ट्रवाद की भावना के उदय ने जहां पर लोगों को यूनाइट किया, जोड़ा, वहीं पर युद्ध का भी कारण बनी सैन्यवाद। लोगों में मिलिट्रिज्म है, लोग अपनी मिलिट्री को ज्यादा पावरफुल दिखाना चाहते हैं, ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं। साम्राज्यवाद, अब साम्राज्यवाद एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। साथ ही आप देखोगे गठबंधन प्रणाली। गठबंधन प्रणाली में देशों ने क्या किया था, आपस में गुप्त समझौते कर रखे थे। देशों ने क्या किया था मेरे लाल, आपस में गुप्त समझौते कर रखे थे और वो एक बड़ा रीजन बना प्रथम विश्व युद्ध का। और साथ ही आप देखोगे एक तात्कालिक कारण था, जो तात्कालिक कारण था वो था क्या मेरे लाल, वो था आर्चड्यूस फर्डिनेंट की सेराजोवो में हत्या। और इसी को हम लोग सेराजोवो हत्याकांड भी कहते हैं, याद रखना, इसी को हम लोग सेराजोवो हत्याकांड भी कहते हैं। तो ये इसका तात्कालिक कारण था और यहीं से युद्ध की शुरुआत होती है। अब आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। तो मेरे लाल प्रथम विश्व युद्ध के 3 तरीके के प्रभाव पड़े। पहला आप देखोगे राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलता है, दूसरा आर्थिक प्रभाव और तीसरा सामाजिक प्रभाव। ये प्रभाव क्यों पड़े, क्योंकि हम कनेक्टेड किससे थे, आप देखोगे मेरे लाल ब्रिटेन का भारत पर शासन। ब्रिटेन का क्या था, याद रखना, ब्रिटेन का मेरे लाल आप देखोगे भारत पर शासन है और ब्रिटेन का भारत पर शासन है। और साथ ही आप देखोगे ब्रिटेन युद्ध में शामिल, ब्रिटेन क्या था आप देखोगे युद्ध में शामिल है। अगर ब्रिटेन युद्ध में शामिल है और ब्रिटेन का शासन जो है भारत पर है, तो कहने का मतलब इस युद्ध का प्रभाव भारत पर भी कहीं ना कहीं पड़ेगा। और यही एक रीजन था कि इस युद्ध का प्रभाव भारत पर पड़ा। अब प्रभाव एक एक करके देख लेते हैं। अच्छा, यहां से प्रश्न मेरे लाल पूछा गया है और यहां से शॉर्ट में प्रश्न लगभग पूछा ही जाता है, तो याद रखना ये जरूरी है। प्रथम विश्व युद्ध का सबसे पहला प्रभाव आप देखोगे आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव में क्या हुआ कि भाई जब भी युद्ध होता है तो उसमें भारी मात्रा में जनधन की हानि होती है। वो जनधन की हानि ब्रिटेन में भी हुई। अब जब ब्रिटेन में हानि हुई तो उसने भरपाई करने के लिए हमारे यहाँ के टैक्सेस को बढ़ा दिया। आप देखोगे सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया और आयकर नामक जो है नया कर शुरू कर दिया गया। साथ ही आप देखोगे महंगाई 1913 से 1918 के बीच में कीमतें दुगुनी हो गई, क्योंकि युद्ध में बहुत अधिक खपत होती है और जितनी अधिक डिमांड होगी कीमतें उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। और 1918-19 में देश के कई हिस्सों में फसल खराब हो गई थी। अच्छा, एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई 1918-19 में, क्या हुआ कि देश के कई हिस्सों में फसल खराब हो गई। अच्छा, अब जब फसल खराब हो गई तो लोग टैक्स कैसे पे करेंगे, और अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा भी दिया है और मांग भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो युद्ध में शामिल है तो उनकी नुकसान हुई है और उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया है। ध्यान से समझना। अब फसल खराब हो गई। अच्छा, इसी में आप एग्जाम्पल में देख लो ना, एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा होगा, एग्जाम्पल में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था, याद है नहीं याद है कि खेड़ा सत्याग्रह अहमदाबाद में। आप देखोगे खेड़ा सत्याग्रह में हुआ क्या था मेरे लाल, गुजरात में, ठीक है, जो है देखोगे आप क्रॉप फेलियर हो गया था, मतलब फसल खराब हो गई थी और अंग्रेज टैक्स मांग रहे थे, उनको टैक्स चाहिए ही था, इसीलिए गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया खेड़ा सत्याग्रह। तो वो भी इसी से कनेक्टेड था। अब अगर हम बात करें भाई राजनीतिक प्रभाव की, राजनीतिक प्रभाव क्या था, आप देखोगे जबरन भर्ती। ऐसा था कि अंग्रेज जो है भारत के सैनिकों को लेकर के जाते थे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। आप देखोगे कई सारे ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास हो या आपने सुना हो, दादा परदादा हो, जो युद्ध लड़ने गए हो यूरोप में, ठीक है, जो युद्ध लड़ने मेरे लाल गए हो। तो ऐसे आप केसेस देखोगे कि अंग्रेज क्या करते थे, वो भारतीयों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करते थे कि आओ हम तुमको ट्रेनिंग देंगे, जाकर के युद्ध लड़ो वहां। और युद्ध में जाने का मतलब था कि भाई कोई रेयर केस में ही वहां से वापस आता था, अदरवाइज मारे जाते थे। तो देखोगे आप गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। और अभी आर्मी का इतना क्रेज है, पहले आर्मी और कोई नहीं जाता था, पहले आर्मी में लोग जाते ही नहीं थे, नौकरी करते ही नहीं थे, कहते थे घर पे रहेंगे, बैठेंगे आराम से, चिल करेंगे, और नौकरी नहीं करते थे। अभी लोग नौकरी के लिए इतना परेशान है, पहले तो जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जाता था। अच्छा, इसके साथ ही आप देखोगे महामारी, उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई और आप देखोगे 1921 की जनगणना के मुताबिक अकाल और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। कैन यू ऑल इमेजिन, 120 से 130 लाख लोग मारे गए एक महामारी की वजह से, करोड़ों लोग मारे गए। और ऐसा कहा जाता है ये ऐसी बीमारी थी ना भाई, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हुई। और ऐसे आपने सुना होगा एक बार हैया टाइप का, हैया पड़ने जैसा सुना होगा ना, एक ऐसी स्थिति आई थी कि जिसमें लोग अपने घर के एक मेंबर को जाते थे, दफना के आते थे, वापस आते थे तो घर पे किसी और व्यक्ति की डेथ हुई मिलती थी। ऐसी सिचुएशन तक आई है, ठीक है।
अब आगे बात करेंगे सत्याग्रह का विचार। अब देखो भाई असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। ये जो मैंने आपको समझाया प्रथम विश्व युद्ध में जबरदस्ती भर्ती करना, लोगों को टैक्स को बढ़ा देना और भारतीयों को एक्सप्लॉइट करना, ये भारत में चल रहा था। केस को सोचो जरा कि ये पूरा भारत में चल रहा है। अब गांधी जी अफ्रीका में हैं, गांधी जी अफ्रीका में हैं और गांधी जी जनवरी 1915 में अफ्रीका से भारत आए। ये जो मैंने पहले अभी आपको दिखाया मेरे लाल विश्व युद्ध, कि विश्व युद्ध में कौन कौन 2 गुट शामिल है ना, दिखाया मैंने। और उसके बाद दिखाया कि आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा। अब उसके बाद देखोगे अब इसी समय गांधी जी वापस आते हैं और गांधी जी के आप देखोगे अगर पूछा जाए भारत वापस कब आए, ठीक है, भारत वापसी, तो मेरे लाल यहां से प्रश्न बार बार आता है, याद रखना जैन, ठीक है 1915, कई बार महीने भी पूछ लिए जाते हैं, तो 1915 जैन 1915 मेरे लाल याद रखना, ये जरूरी है। क्लियर है। अब सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, सत्याग्रह अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, यह आत्मबल है और सत्य ही आत्मा का आधार है। इन्होंने कहा, गांधी जी ने सत्याग्रह की डिफिनेशन दी, इन्होंने कहा सत्याग्रह किसी भी व्यक्ति को हिंसा नहीं पहुंचाता और सत्याग्रह किसी प्रकार का शारीरिक बल नहीं है, ये वो आत्मबल है जो आपको सत्य के राह पर चलने की शक्ति देता है। और अगर आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो जरूर ही आपको स्वतंत्रता मिलेगी। ये बात किसने कही? गांधी जी ने कही। तो याद रखना। अब प्रश्न कैसे आता है मेरे लाल, सत्याग्रह के विचार का अर्थ पूछा जाता है कि इसका क्या अर्थ था, और कई बार मेरे लाला ना एग्जाम्पल पूछ लेता है आपसे, और जब एग्जाम्पल पूछेगा तो आपको एग्जाम्पल में डरना नहीं है, ना आपको परेशान होना है। अरे 3 एग्जाम्पल गांधी जी ने दिए हैं ना। पहला आप देखोगे चंपारण, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब करा मेरे लाल? चंपारण करा, और कब? 1917 में। दूसरा आप देखोगे गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह करा, और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया। उसके बाद आप देखोगे मेरे लाल गांधी जी ने किया अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। ये क्या था? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, याद रखना, ठीक है, ये भी 1918 में किया। इसके अलावा गांधी जी ने और सत्याग्रह किए हैं पर वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। अब आगे बात कर लें अगर सत्याग्रह के विचार की, तो भाई गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस आए वहां पर संघर्ष करके, और अहिंसा के आधार पर आंदोलन का विरोध किया उन्होंने, मतलब आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। याद रखना, इन्होंने आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया, और भारतीयों को भरोसा तब हुआ जब गांधी जी ने जहां जहां आंदोलन किया वहां वहां जब इनको स्वतंत्रता मिली, तब भारतीयों को भरोसा हुआ और गांधी जी के साथ हो लिए। अब मैं बता दूं, प्रश्न मैंने बताया गांधी जी वापस कब आए मेरे लाल, तो याद रखना, फिर दोबारा बता रहा हूं आपको, जनवरी 1915। बार बार बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात 5 नंबर की मैपिंग, सीधे 5 नंबर इस चैप्टर से आते हैं, और उस हिसाब से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ोगे तो इनके सत्याग्रह, अब कई बार पूछा जाता है गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में लिखिए, या सत्याग्रह का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर समझाइए। तो जब भी लॉन्ग में पूछा जाएगा तो सबसे पहली हेडिंग तुम्हारी रहेगी सत्याग्रह का अर्थ। अब उसके बाद सत्याग्रह के एग्जाम्पल लिखोगे, हर एग्जाम्पल को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। तो इधर देखो, पहला क्या? चंपारण सत्याग्रह। अब जब गांधी जी वापस आए, वापस 1915 में आए, और आप देखोगे 2 साल बाद बिहार में, ठीक है, तो वर्ष 1917, वर्ष था 1917, स्थान था चंपारण बिहार, ठीक है, और कारण क्या था? ब्रिटिश जमींदारों द्वारा किसानों को अपनी भूमि के एक हिस्से में नील की खेती करने के लिए मजबूर करना। और इस प्रणाली का नाम था मेरे लाल 3 कठिया। इसको क्या कहा जाता था? ठीक है, 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। याद रखना, इसको 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था, या 3 कठिया सिस्टम कहा जाता था। इसका मतलब क्या था? जो 3/20 लैंड का पार्ट है उस पर क्या करना है? नील की खेती करनी है, और किसान बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। तो गांधी जी ने आंदोलन किया, या महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह सत्याग्रह आंदोलन था और इसमें सफल हुए गांधी जी, ठीक है। इस 3 कठिया सिस्टम को हटाया गया, और साथ ही आप देखोगे जो इलीगल टैक्सेस लोगों से वसूले जाते थे उन इलीगल टैक्सेस को बंद कर दिया गया। क्लियर है मेरे लाला। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सत्याग्रह के विचार की, और इसमें हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल, वो है खेड़ा सत्याग्रह। तो पहला सत्याग्रह गांधी जी ने फोड़ दिया, कहां? चंपारण बिहार में। और दूसरा सत्याग्रह गांधी जी कहां करते हैं? 1 साल बाद 1918 में। और पहला सत्याग्रह जब गांधी जी ने किया तो लोगों को लगा कि भाई ये ऐसा व्यक्ति है जो भारत को लीड करेगा, जो अंग्रेजों को मात देगा, और लोग गांधी जी के साथ होना शुरू हो लिए। अब देखोगे दूसरा सत्याग्रह 1918 में करते हैं, स्थान क्या था? खेड़ा जिला गुजरात। प्रमुख नेता महात्मा गांधी और सरदार पटेल थे इसमें, ठीक है। साथ ही देखोगे कारण क्या था? अकाल और बाढ़ के कारण फसल खराब होने के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा भूमि राजस्व करों में छूट न देना। अब तुम्हें बताऊं कि प्रथम विश्व युद्ध 1918 के समय चल रहा है, समाप्त होने वाला है, और अंग्रेज जो है घाटे में है, तो उन्होंने भारत में टैक्स बढ़ा दिया और टैक्स वसूल भी रहे हैं। अब गुजरात के लोग चाहते थे कि टैक्स को कम कर दिया जाए, छूट दे दी जाए। अंग्रेज ऐसा नहीं कर रहे थे, इसीलिए गांधी जी ने आंदोलन किया, और अंततः परिणाम क्या हुआ? किसानों को करों से छूट मिली,
और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन साबित हुआ। और ये दो आंदोलन जब गांधी जी के सफल हुई है ना, तो गांधी जी एकदम बिल्कुल रवला बन गया गांधी जी का। इस बात को ध्यान से समझना। तो ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे थे जहां से गांधी जी लीडर बनते जा रहे थे, गांधी जी लीड करते हुए जा रहे थे लोगों को। और सत्याग्रह के विचार को गांधी जी ने पहले ही इंप्लीमेंट कर दिया था। वो कहा? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी वापस आए तो सत्याग्रह का विचार लेकर के आए, क्योंकि वहां इंप्लीमेंट कर चुके थे, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था। आगे बात करेंगे सत्याग्रह के विचार की। इसमें अगला जो सत्याग्रह मेरे लाल तीसरा, वह अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918, स्थान अहमदाबाद, गुजरात प्रमुख है। अब आप देखोगे नेता कौन था? महात्मा गांधी और अनसुईया साराभाई थी इसमें नेता। ठीक है, कारण क्या था भाई? मिल मालिकों द्वारा प्लेग बोनस को समाप्त करना और श्रमिकों की मजदूरी में 35% की वृद्धि की जो है मांग को स्वीकार न करना। तो इसमें क्या हुआ था? प्लेग आया था। मैंने आपको बताया कि प्लेग में 120 से 130 लाख लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, अब ध्यान देना कि जब इतने लोग मारे गए तो प्लेग में बोनस दिया गया कंपनियों की तरफ से, और यहां पर अंग्रेज जो है बोनस नहीं दे रहे थे। साथ में लोगों ने मांग की थी कि उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, सैलरी भी नहीं बढ़ी थी। तो गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन किया। तो गांधी जी की पहली भूख हड़ताल सफल रही और मिल मालिक ने श्रमिकों के वेतन में 35% की वृद्धि करने पर सहमति दर्ज की। तो देखोगे गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किए लगातार और तीनों की तीनों सफल रहे। अब देखो ध्यान से, कहीं ना कहीं गांधी जी के ऊपर पूरे देश का भरोसा बनता जा रहा है कि ये ऐसा व्यक्ति है जो हमें राहत दिलवाएगा, जो हमें लीड करेगा, जो हमें गाइड करेगा। और इसीलिए इनके साथ लोग आना शुरू हुए। अब देखोगे आप, यहीं पर एक बड़ी घटना घटती है, रॉलेट एक्ट। अब अंग्रेजों ने देखा कि इस तरीके का आंदोलन हो रहा है भारत में, तो क्या करें, कैसे रोकें? इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अब देखोगे उनकी जो इंपीरियल पार्लियामेंट है, मतलब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया? एक एक्ट जारी किया है, एक कानून बनाया, जिस कानून के अंतर्गत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को उठाया जा सकता था, और जो है अगर उसे उठाएंगे तो 2 साल तक उसकी जमानत नहीं होगी। और इसीलिए इस कानून को काला कानून कहा गया, याद रखना। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। पहला तो एमसीक्यू का प्रश्न यहां से बनता है मेरे लाल, कब पारित हुआ? 1919। इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद जल्दबाजी में पारित किया और इसे काला कानून कहा जाता है। अब देखो इसमें किया क्या जाता था? इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनेताओं को बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में बंद करने का अधिकार दिया। इसने कहा कि हम बंद कर देंगे जेल में, 2 साल तक कोई मुकदमा नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन थी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे मेरे लाल कि रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया, और रॉलेट एक्ट के विरोध को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। याद रखना, इसको रॉलेट एक्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो भाई रॉलेट एक्ट आया तो जाहिर सी बात है गलत कानून था, गलत कानून की सहमति करेंगे नहीं, विरोध करेंगे। गांधी जी ने भी विरोध करना शुरू किया, अलग अलग जगहों पर सभाएं होना शुरू हुई। तो वैसे ही आप देखोगे गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की शुरुआत की। साथ ही क्या है, अब आप देखोगे इसी के बेसिस पे असहयोग आंदोलन की नींव रखी जाती है, पर वो शुरू नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि 6 अप्रैल को गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह शुरू किया, और आप देखोगे 10 अप्रैल 1919 को ये लोगों ने एक बैठक करी। तो पुलिस ने क्या किया, जो है शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलीबारी कर दी और शांतिपूर्ण जुलूस भंग हो गया। ये बात है 10 अप्रैल की मेरे लाल, बात है 6 अप्रैल 1919 की, जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को शुरू किया। उसके बाद वो समय आता है 10 अप्रैल 1919, जहां एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने गोलीबारी की। समय बीता और 2-3 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को पुनः जितने भी भारत के लोग हैं, मतलब भारत के बहुत सारे लोग, वो जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है वहां पर इकट्ठा हुए। कुछ लोग बैसाखी का त्योहार मनाने, और कुछ लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने, और कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए यह देखने कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। पर क्या उन भारतीयों को पता था, क्या उन लोगों को पता था कि ये आज का दिन उनके जीवन का अंतिम दिन होगा? और ये जो बैसाखी का उजाला है, ये बैसाखी का उजाला नहीं बल्कि भारत की किस्मत का अंधेरा होगा। और आप देखोगे कि रॉलेट एक्ट के विरोध में देश भर में तनाव, और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांति से एकत्रित हुए थे। बूढ़े थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, लेकिन किसी को यह बात नहीं पता थी कि ये उनके जीवन का अंतिम दिन होने वाला है। और हुआ क्या, आप देखोगे। ठीक है, फिर जनरल डायर, एक संकरा रास्ता था, उस संकरे रास्ते से अंदर आता है, जिसके चेहरे पर बर्फीली खामोशी थी। उसने गोली चलाने का आदेश दिया, उसने कहा फायर। और भाई आप देखोगे लगभग 1650 गोलियां चलाई गई, हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए इसमें। और ऐसा कहा जाता है कि एक कुआं था, कुछ लोग तो गोलियों से मरे, कुछ लोग उस कुएं में गिर के मर गए, और दीवारों पे आपको खून के धब्बे दिखेंगे। ऐसी स्थिति थी वहां की। यू कैन नॉट इमेजिन कि गांधी जी ने क्या किया जब ये घटना घटी।
तो गांधी जी ने इस पे गहरा शोक व्यक्त किया। और आपको बता दूं, इसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी का नाम क्या था मेरे लाल? उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। याद रखना, उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। ठीक है, क्लियर है? उस कमेटी का हंटर कमेटी नाम था, इस बात को भी याद रखना। तो ये घटना है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, इससे हुआ क्या भाई? इस घटना ने पूरे भारत को गहरे दुख और सदमे में टोच से भर दिया। कैन यू इमेजिन कि ऐसी घटना भारत में घट गई जिसमें लाखों लोग मारे गए, पूरे भारत की स्थिति क्या होगी? आपने एक घटना देखी थी, जम्मू कश्मीर में एक केस हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, पूरा भारत एक हो गया था। हर कोई कह रहा था कि पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया है, ऐसी स्थिति बनी थी। अब तुम इमेजिन करो कि भारत में अंग्रेजों ने ऐसा किया है, तो पूरे देश की जनता में आक्रोश था, गुस्सा था और एकता थी कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। साथ ही आप देखोगे अंग्रेजी शासन के प्रति विश्वास पूरी तरह से टूट गया। पहले लोगों को लगता था कि एटलीस्ट अंग्रेज हमारा थोड़ा बहुत हित चाहते हैं, अभी लगा कि ये सिर्फ हमारा शोषण करना चाहते हैं, ये हमारा भला नहीं चाहते। साथ ही आप देखोगे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने कहा कि नहीं, अब बिल्कुल सहयोग नहीं और अब शुरू होगा असहयोग। और यहीं से असहयोग आंदोलन मेरे लाल शुरू होता। युवाओं में क्रांतिकारी भावना तेज हो उठी और पूरे देश में विरोध, हड़तालें और बहिष्कार बढ़ने लगे। और आप देखोगे यह घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टर्निंग पॉइंट बनी। ठीक है, और गांधी जी ने यहीं पर आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे लाल। ठीक है, अब गांधी जी ने क्या शुरू किया? असहयोग आंदोलन शुरू किया। मैं आपको बता दूं, ठीक है, असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन 1920 नागपुर में अधिवेशन हुआ और ये आईएनसी का अधिवेशन था, आईएनसी कांग्रेस। ठीक है, ये मैप में पूछा जाता है। अब 1920 में 2 अधिवेशन हुए, 1920 में एक और हुआ, कोलकाता अधिवेशन। तो कोलकाता अधिवेशन में क्या किया गया था ना मेरे लाल? प्रस्ताव रखा गया था। क्या रखा गया था? प्रस्ताव। और प्रस्ताव किसका रखा गया था? असहयोग आंदोलन का। और 1920 में इसको स्वीकार करके पारित कर दिया गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो भाई देखो, आप असहयोग आंदोलन की बात कर लें, शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। ठीक है, और आप देखोगे मेरे लाल कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसके अलावा आप ऐड कर लो रॉलेट एक्ट भी इसका कारण था। ठीक है, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और 4 फरवरी 1922 को क्या होता है? ठीक है, आप देखोगे चौरी चौरा। ठीक है, चौरी चौरा कांड मेरे लाल। ठीक है, चौरी चौरा कांड जो कि कहां होता है? गोरखपुर में। और लोग जाकर के पुलिस थाने को जला देते हैं, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। और गांधी जी बहुत दुखी होकर इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। 1922 को यह आंदोलन स्थगित हो जाता है। इसमें आप देखोगे छात्रों, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों और विभिन्न वर्गों की व्यापक भागीदारी थी। असहयोग आंदोलन कहने का मतलब अंग्रेजों का शासन में किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना था। तो लोगों ने स्वदेशी को अपनाया, लोगों ने जो है विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, विभिन्न प्रकार के तरीके से लोगों ने आंदोलन में भाग लिया। अब देखेंगे असहयोग आंदोलन। तो आप देखोगे, अब जैसे मैं देखो, एक ये डाउट है ना तुम लोगों को कि भाई आपने सर ऐसे फ्लो चार्ट में बता दिया, अब एग्जाम में ऐसे तो लिख नहीं सकते, कैसे लिखेंगे? एग्जाम में डिटेल करना होता है। डिटेल करने के लिए देख लो, सबसे पहले असहयोग आंदोलन का इंट्रो पॉइंट लिखोगे। भाई क्या था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1920 से 22 तक चलाया गया एक अहिंसक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार से आप देखोगे असहयोग कर भारत के लिए स्वराज्य शासन प्राप्त करना। मुख्य कारण क्या था? आप देखोगे मेरे लाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट क्या था? इसका मुख्य कारण था। खिलाफत आंदोलन का समर्थन भी मिला और आर्थिक शोषण, ये ऐसे मुख्य कारण थे। क्लियर है? और आप देखोगे कार्यक्रम और गतिविधियां क्या क्या किया लोगों ने, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं खिलाफत आंदोलन की। तो 1919 से लेकर के 1919 में नींव रखी गई, 24 तक आप देखोगे कारण क्या था? तुर्की का विभाजन की योजना, धार्मिक भावनाएं, ब्रिटिश वादे का उल्लंघन। अब मैंने आपको अगर स्टार्टिंग में दिखाया होगा तो याद करना। ठीक है, मैंने बताया था कि एक तरफ तो थी अलाइड पावर्स, दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स थी। अलाइड पावर में ब्रिटेन शामिल था, सेंट्रल पावर में ऑटोमन तुर्की भी था। तो आप देखो कि तुर्की के जो खलीफा थे वो तुर्की में थे, पर उससे दिक्कत भारत के मुस्लिमों की थी। भारत के मुस्लिमों को लगा कि अगर ब्रिटेन जो है वार को जीत गया है तो वो तुर्की के साथ अन्याय करेगा, और तुर्की में मुस्लिम है तो मुस्लिमों के साथ अन्याय होगा। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत में आंदोलन करना शुरू किया। तो आप देखोगे भाई प्रमुख नेता कौन कौन था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान और हजरत मोहानी, ये प्रमुख नेता थे। और महात्मा गांधी ने क्या किया? इस आंदोलन का समर्थन किया और 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष चुने गए। और गांधी जी ने प्रयास किया कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को एक साथ चलाया जाए और हिंदू मुस्लिमों को एक किया जाए। क्लियर है? साथ ही आप देखोगे परिणाम क्या हुआ? असहयोग आंदोलन से जुड़ाव। अब आप देखना, आप देखोगे जब ये खिलाफत आंदोलन चला तो ये असहयोग आंदोलन से जुड़ गया। दूसरा आप देखोगे इसका अंत 1924 में तुर्की में मुस्तफा कमाल आतातुर्क के नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार बनती है। और फिर आप देखोगे जिसने खलीफा के पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब हमारे भारत के मुस्लिमों की पूरी लड़ाई स्थित थी खलीफा पद को लेकर के कि खलीफा के पद को कोई हानि न पहुंचे। और जब तुर्की में दूसरी सरकार बनी तो खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया।
अब क्या करेंगे? अब तो कुछ बेस ही नहीं बचा, आंदोलन किस बात पर चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, अब आंदोलन जब चल रहे थे, अलग अलग तरीके के आपने आंदोलन देखा, आंदोलन हर जगह अलग अलग तरीके से चल रहे थे, शहर में अलग तरीके से था, गांव में अलग तरीके से था, ठीक है, बागानों में अलग तरीके से था। तो वही हम देखते हैं, जनवरी 1921 में विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी रही, असहयोग आंदोलन में भी लोगों ने पार्टिसिपेट करा। अब सबने अपने अपने तरीके से पार्टिसिपेट किया। तो आप देखोगे शहरों में आंदोलन, शहर में मध्यम वर्ग की भागीदारी अधिक रही। अगर पूछा जाए कि भाई असहयोग आंदोलन में सबसे अधिक भागीदारी शहरों में किसकी रही, तो मध्यम वर्ग की। और लोगों ने आर्थिक बहिष्कार किया। आर्थिक बहिष्कार का मतलब लोग अगर कहीं नौकरियां कर रहे थे तो नौकरियों को छोड़ दिया, वकीलों ने क्या किया, अदालतें छोड़ दी, ठीक है, और सारी सरकारी जॉब को छोड़ दिया। आयात में गिरावट, और आयात में गिरावट क्यों हुई, क्योंकि लोगों ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, लोगों ने स्वदेशी को अपनाना शुरू किया। इससे क्या हुआ, इससे मेरे लाल आप देखोगे आयात में गिरावट हो गई और स्वदेशी को बढ़ावा दिया। पर प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारे पास विकल्प नहीं थे यार। मतलब जैसे अभी क्या हुआ कि हमने कहा हम विदेशी वस्त्र को नहीं पहनेंगे, पर स्वदेशी कपड़े बहुत महंगे थे, तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे आंदोलन के अंदर अलग अलग धाराएं। अब आप देखोगे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन शहर से ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया। पर भाई शहरों के लिए आंदोलन का अर्थ अलग था और गांव के किसानों के लिए आंदोलन का अर्थ अलग था। सबके लिए आंदोलन के अलग अलग मायने थे। अब देखेंगे गांव में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया मेरे लाल, बाबा रामचंद्र ने। और यहां से प्रश्न एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। अब आप देखोगे जून 1920 किसान सभा की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य यही था कि गांव में असहयोग आंदोलन को चलाना, ठीक है मेरे लाल। अब देखोगे आप अधिकतर किसान आंदोलन राजस्व वसूली के विरुद्ध थे। देखो गांव की बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उनसे टैक्स वसूला जाता था, उनको प्रशासन से इतना मतलब नहीं था, ठीक है। उनका कहने का मतलब था टैक्स ना वसूला जाए बाकी कुछ भी हो, और इसीलिए उनका आंदोलन टैक्स को लेकर के था, ठीक है। अब देखोगे आप बागानों में स्वराज, तो भाई मैंने आपको बताया शहर में लोगों ने अलग तरीके से पार्टिसिपेट करा और गांव में लोगों ने अलग तरीके से पार्टिसिपेट करा। तो अगर हम देखें गांव में, अगर आप देखोगे बागानों में, बागान के मतलब जहां पर चाय की खेती है ऐसे क्षेत्र, बागानों में कुछ मजदूरों को रखा जाता था अनुबंधित तौर पर। अब कोई मजदूर अगर बागान में काम करने के लिए चला गया है तो देखोगे 1859 में एक अंतरदेशीय उत्प्रवासन अधिनियम जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत ये था कि अगर आप बागानों में काम करते हैं तो आप बागानों से बाहर नहीं जा सकते, आप उसी बागान में ही रहोगे। अब ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो लोग बागान में काम करते थे उनके लिए बागान से बाहर निकल के जाना, स्वतंत्र होना, यही उनके लिए स्वतंत्रता थी। तो स्वराज का मतलब बागानों में अलग था, गांव में अलग था, शहरों में अलग था। मतलब चला तीनों जगह, पर तीनों जगह मीनिंग इसकी अलग अलग थी। इसी बात को हमें समझना होता है। तो भाई आजादी का अर्थ इनके लिए यह था कि उत्प्रवासन अधिनियम द्वारा सीमित क्षेत्रों से अगर इनको बाहर जाने का मौका मिलता है तो यही इनके लिए आजादी है। बात समझ आई। अब हम बात कर लेते हैं साइमन कमीशन की। ये पूरा हमने देखा कि 1915 में गांधी जी वापस आए, 1917 में उन्होंने चंपारण किया, 1918 में खेड़ा किया, 1918 में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह किया, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 1919 के आसपास ही खिलाफत भी शुरू होता है। 1922 में असहयोग आंदोलन बंद हुआ, 1924 में खिलाफत आंदोलन बंद हुआ। अब 24 तक की कहानी हमने समझ ली पूरी। 24 के बाद देखोगे अब 1928 में क्या हुआ कि अंग्रेज भारत का शासन चला रहे हैं, तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम एक कमेटी बना करके भेजते हैं, भारत जाएगी, भारत के शासन व्यवस्था को देखेगी और रिटर्न आएगी, वापस हमें बताएगी कि क्या क्या सुधार करने लायक है। क्लियर है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक कमीशन बनाया, जॉन साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन बना करके भारत भेजा, एक आयोग भारत भेजा। तो आप देखोगे ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत की शासन व्यवस्था की जांच के लिए एक आयोग भेजा। उस आयोग का नेतृत्व कर रहा था सर जॉन साइमन, इसीलिए इस आयोग का नाम क्या रखा गया, साइमन कमीशन रखा गया। तो यह आरोप पूरी तरह से अंग्रेजों से भरा था, एक भी भारतीय नहीं था। अरे भाई तुम भारत की शासन व्यवस्था चेक करने के लिए आ रहे हो ना, तो कोई ना कोई तो भारतीय चाहिए तुम्हारे इस आयोग में, और इसमें कोई भारतीय नहीं था। ये हमारे लिए बड़ी समस्या थी कि भाई तुम क्या घंटा चेक करोगे हमारे यहाँ का शासन, जब हमारे यहाँ का व्यक्ति नहीं है उसमें तो चेक क्या करोगे। तो देखोगे अब ऐसे में क्या हुआ, जब पता चला कि भाई जो साइमन कमीशन आ रहा है उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है, तो लोगों ने क्या किया, विरोध करना शुरू किया। तो तुम क्या चेक करोगे, हम वापस जाओ फिर। और लोगों ने कहा, पूरे देश में नारा लगा, साइमन कमीशन वापस जाओ। काले झंडे से विरोध प्रदर्शन किया गया और लाला लाजपत राय की मौत लाठीचार्ज में हुई और आंदोलन और तेज हो गया। इसी विरोध में लाला लाजपत राय शामिल थे और लाठीचार्ज होता है, उनकी मौत हो जाती है। ठीक है। साथ ही आप देखोगे अब 3 फरवरी 1928 मुंबई में पहुंचा था। अगर कोई पूछे साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, यहां से प्रश्न आता है 1928। याद रखना मेरे लाल, साइमन कमीशन 1928 एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, भूलना मत। 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था और विरोध किया गया, साइमन कमीशन वापस जाओ, काले झंडे दिखा करके स्वागत किया गया। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे मेरे लाल।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पूर्ण स्वराज्य की मांग की। तो ये 1928 की कहानी है। 1928 में साइमन कमीशन, वापस जाओ के नारे लगे। 1929 में हमने आईएनसी कांग्रेस का अधिवेशन किया। अब हमने देखा कि बहुत सारे केसेस हो गए, बहुत सारी घटनाएं घट गई। अब हमने विचार बनाया कि अब हमको पूर्ण स्वराज्य चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। और आप देखोगे मेरे लाल 1929 में, ठीक है, कब 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, याद रखना 1929 में, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और ये हुआ कहां, लाहौर। और ये लाहौर वाला अधिवेशन ना मेरे लाल, ये मैप में पूछा जाता है, लगभग हर साल पूछा जाता है, तो मैप के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया। अब मैं तुम्हें बताऊं, अगर आप संविधान देखोगे मेरे लाल, तो संविधान हमारा बनके कब तैयार हुआ, ये बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949, याद रखना 26 नवंबर 1949। पर लागू कब किया गया, लागू किया गया 26 जनवरी 1950। अब ये 26 जनवरी तक क्यों इंतजार किया गया, बात को ध्यान से समझना। जैसे मैं अभी आपको बताया कि भाई हमने क्या किया था 1929 में, याद रखना 1929 में हमने डिसाइड करा कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस। पर हमारा देश आजाद हो गया 15 अगस्त को ना, 15 अगस्त को आजाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को, याद रखना 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। अब प्रॉब्लम हमारे सामने थी कि जो 26 जनवरी है उसका क्या होगा। 26 जनवरी डेट तो हमने बहुत पहले से डिसाइड कर रखी थी कि ये इंपॉर्टेंट डेट होगी हमारे लिए, पर इसका क्या करेंगे। तो मेरे लाल उसी डेट को सिग्निफिकेंट बनाने के लिए कि हम मानते हैं हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, पर थोड़ा सा इंतजार करके जो डेट हमने 1930 में डिसाइड करी, 1929 में डिसाइड करी थी 26 जनवरी 1930 कि भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, तो स्वतंत्रता दिवस तो नहीं मनाया गया, पर क्यों ना हम लोग उसको सिग्निफिकेंट कर दें और गणतंत्र दिवस मना लें। तो इसीलिए थोड़ा इंतजार करके 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और भारत को पूर्ण गणतंत्र के रूप में स्थापित किया गया। बात समझ आई, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। देखो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब यह था कि 1928 में यह हुआ। अब आप देखोगे 1930 में जो है एक गोलमेज सम्मेलन भी होता है जिसमें जाकर के भारतीय जो आईएनसी पार्टिसिपेट करती है, पार्टिसिपेट बेसिकली नहीं कर देते, मना कर देते हैं उसके लिए, ठीक है। तो आप देखोगे होगा क्या, अब इसके बाद इरविन जो भारत के आप देखोगे वाइसराय हैं वो इरविन है। इरविन को गांधी जी एक पत्र लिखते हैं, याद रखना मेरे लाल, गांधी जी क्या करते हैं, ठीक है, गांधी जी एक पत्र लिखेंगे और पत्र किसे लिखेंगे, इरविन को लिखेंगे, ठीक है। और इरविन से क्या करते हैं, 11 मांग रखते हैं, याद रखना 11 मांग रखते हैं और इनको अल्टीमेटम देते हैं। गांधी जी इनको अल्टीमेटम देंगे और वो अल्टीमेटम किसका देंगे, 11 मार्च तक देंगे, ठीक है, याद रखना 11 मार्च तक अल्टीमेटम देंगे कि अगर मेरी मांग को तुमने 11 मार्च तक स्वीकार नहीं किया तो 12 मार्च से जो है ना मैं असहयोग अब शुरू कर दूंगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तुम्हारा आदेश नहीं मानूंगा, याद रखना। फिर क्या हुआ 1930 से लेकर के 34 तक, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण चरण है ये। अब आप देखोगे इसका अर्थ क्या है, सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि भाई विनय पूर्वक किसी का आदेश ना मानना। हम जो है कोई लड़ाई नहीं करेंगे, कोई युद्ध नहीं करेंगे, पर हम तुम्हारी बात को, तुम्हारे आदेश को, तुम्हारी आज्ञा को और तुम्हारे विचारों को नहीं मानेंगे। ऐसा गांधी जी ने बताया था पहले ही इरविन को। और आप देखोगे वो दिन आता है 11 मार्च 1930 और इरविन ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, उसने बात ही नहीं सुनी, उसने नेगोशिएशन तक नहीं किया और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को क्या किया, याद रखना 11 मार्च तक जब गांधी जी की मांग पूरी नहीं हुई, 11 मांगे, तो 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ वो यात्रा शुरू करते हैं। कहां से, साबरमती से दांडी के लिए। अब साबरमती कहां है मेरे लाल, आप देखोगे अहमदाबाद साबरमती ऐसे इसको मार्क कर दोगे। दांडी जो है ये समुद्र तट पर पड़ेगा, याद रखना समुद्र तट पर पड़ेगा। तो गांधी जी क्या करते हैं, यात्रा शुरू कर देते हैं, याद रखना गांधी जी यहां यात्रा शुरू कर देंगे मेरे लाल। और 24 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी जो है पहुंचते हैं दांडी और नमक बनाते हैं। अंग्रेजों ने आदेश दिया था, नमक कर लगा दिया था और नमक हम लोग नहीं बना सकते थे खुद से, तो भाई गांधी जी नमक बनाते हैं और अंग्रेजों का कानून तोड़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ोगे तो बात करेंगे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इसी में आप देखोगे अब हुआ क्या, जब गांधी जी ने यहां पर शुरू किया अवज्ञा, अब देखो गांधी जी ने अवज्ञा शुरू किया दांडी मार्च में, पर यह अवज्ञा ना पूरे देश में फैल गई। आप देखोगे पूरे देश के कोने कोने में, हर क्षेत्र में लोगों ने विरोध किया, लोगों ने आदेश मानने से इंकार कर दिया। ये एक बड़ी प्रॉब्लम जनरेट हुई वहां पर। और यहीं पर आप देखोगे मेरे लाल सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। अब 5 मार्च को फिर इरविन को यह लगा कि क्या करना चाहिए, कैसे हम करेंगे, कैसे हम स्थिति को सुधारेंगे। उसने गांधी जी को बुलाया, पहले तो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जितने भी नेता थे उनको सबको गिरफ्तार किया गया। फिर गांधी जी जब बाहर निकलते हैं तो इरविन उनको बुलाता है और
5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। याद रखना ये डेट भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहां से एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। तो इसमें समझौता होता है और आंदोलन की समाप्ति होती है और गांधी जी एग्री हो जाते हैं कि होने वाले गोलमेज सम्मेलन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो जाएंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है? तो गांधी जी वहां जाते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन कुछ भी नहीं मिलता है, ये बात अलग है। तो गांधी जी जो है 1931 में आंदोलन को बंद कर देंगे और ये जाएंगे लंदन भाग लेने के लिए। भाग लेकर के आएंगे तो गांधी जी की बात वहां सुनी ही नहीं जाएगी। अब वापस आएंगे तो वापस आकर के आंदोलन शुरू करेंगे। पर कहते हैं ना कि अगर एक बार आपका रिदम बना है और रिदम टूट गया तो दोबारा वो रिदम बन नहीं पाता और दोबारा से आंदोलन को वो गति नहीं मिलती है और आंदोलन धीरे धीरे अस्थिर होकर के एकदम बिल्कुल स्थिर होकर के समाप्त हो जाता है। आप देखोगे आंदोलन के दमन के लिए लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। क्लियर है? अब आगे देखोगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। अच्छा, यहां से प्रश्न आता है मेरे लाल, शॉर्ट में आता है और कई बार लॉन्ग में भी आ जाता है, याद रखना। तो लॉन्ग में पहले आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन को लिखना होगा, फिर उसकी सीमाएं। तो आंदोलन में सभी वर्गों की भागीदारी समान नहीं थी, ठीक है। अब याद रखना, दलितों और पिछड़े वर्गों की मांग कांग्रेस नीतियों से अलग थी। कहने का मतलब जो दलित वर्ग था और पिछड़ा वर्ग था उन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट ही नहीं करा क्योंकि उनकी मांग अलग थी। गांधी जी के और अंबेडकर जी के विचार मैच नहीं करते थे, इसीलिए दोनों के बीच एक समझौता भी हुआ जिसका नाम है पुना पैक्ट। पुना पैक्ट समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ और ऐसा प्रश्न एमसीक्यू में भी आता है कि पुना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ। तो याद रखना, महिलाओं की भागीदारी थी पर नेतृत्व स्तर पर अवसर कम मिले। महिलाओं ने नेतृत्व नहीं किया था और ब्रिटिश सरकार की कड़ी दमन नीति थी, गिरफ्तारियां की गई, प्रतिबंध लगाए गए और इससे आगे हुआ आंदोलन की गति कम हो गई। लंबी और आर्थिक मंदी की वजह से जनता निरंतर संघर्ष में साथ नहीं दे पाई और गांधी इरविन समझौते से कई नेताओं और समूहों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई। देखो, नेताओं का कहना था भाई अगर सभी ने अवज्ञा शुरू कर दिया तो अवज्ञा को शुरू रखो। गांधी जी ने क्या किया, समझौता कर लिया और आंदोलन को बंद किया। वापस गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, वहां से वापस आए तो आंदोलन को दोबारा शुरू किया पर आंदोलन को वो गति नहीं मिली। साथ में लोग धीरे धीरे, जब बहुत लंबा समय हो जाता है ना तो धीरे धीरे लोगों का जो है मनोबल डाउन हो जाता है और वो मनोबल तब तक डाउन हो गया था। क्लियर है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझने के लिए एक माइंड मैप आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा, एक पेज में पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है मेरे लाल? एक पेज में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे तो बात करेंगे दलित नेता की मांगे। अब देखो, मैंने अभी बताया कि भाई आप देखोगे दलितों की मांगे अलग थी, तो दलितों की मांगे अलग थी, मुस्लिमों के साथ अलग केस था। यहां पर आप देखोगे कि दलितों की मांग क्या थी, अंबेडकर जी जैसे बात कर लो, ये शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षित सीटों और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग कर रहे थे। इनकी मांग यही थी आपस में ही, भाई ये कह रहे थे कि इनके लिए जो है शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण होना चाहिए, मतलब जितने भी स्कूल कॉलेज सब में होते हैं सब में इनको आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही आप देखोगे और अलग निर्वाचन क्षेत्र, इनका निर्वाचन क्षेत्र भी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की मांग थी। और आप देखोगे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और अम्बेडकर ये दोनों लोग जाते हैं, पर गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और अम्बेडकर के विचारों में मतभेद था। अम्बेडकर ने अलग मांग रखी और गांधी जी ने अलग मांग रखी और इसीलिए आप देखोगे 1932 में क्या हुआ मेरे लाल, पुना पैक्ट हुआ। तो हमने सोचा कि अगर अंग्रेजों के सामने हम अलग अलग मांगे रखेंगे, अंग्रेजों की एक बात पता चल जाएगी कि भाई जो है झोल है कि कुछ इसमें अलग अलग जो है लोग हैं, तो वही वाली नीति अपनाओ, जो है फूट डालो राज करो वाली नीति पर चलो फिर दोबारा। तो इसीलिए हमने क्या किया, पुना पैक्ट किया और दोनों में आपस में समझौता कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे हिंदू मुस्लिम संघर्ष। हमारी कहानी यही नहीं थमती है, इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स थी। और इसके अलावा कौन सी प्रॉब्लम थी, अब इसके अलावा हिंदू मुस्लिम संघर्ष भी चल रहा था। तो भाई मेरे जब असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तब तो हिंदू मुस्लिम साथ थे, पर 1922 में असहयोग बंद हो गया, 1924 में आप देखोगे खिलाफत बंद हो गया और यहीं से दोनों के बीच थोड़ा सा जो है भाईचारा खत्म होना शुरू हुआ। अब देखोगे अब 1920 के दशक के मध्य में क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम में एकजुटता थी, ठीक है, आपसी संबंध धीरे धीरे पर इनके खराब होने शुरू हुए और 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने अलग मतदान की मांग करी। अब देखो यहां से अलग अलग मांगे शुरू हो गई, मतलब अंबेडकर जी अलग मांग कर रहे हैं और आप देखोगे ये जो है क्या नाम है इसका मोहम्मद इकबाल ये अलग मांग कर रहे हैं, गांधी जी अलग मांग कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग मांग कर रहे हैं। अंग्रेजों को ये बात समझ आती है, यही एक बड़ा कारण भी था कि भारत का जो है विभाजन हुआ, अदरवाइज विभाजन करना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी, ठीक है। आगे आप देखोगे क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन की बात कर लें तो देखो अब शुरू होता है 1939 की अगर बात कर लो तो 1939 में क्या होगा, आप देखोगे जर्मनी सबसे पहले आक्रमण करेगा पोलैंड पर। और जर्मनी में कौन था भाई, जर्मनी में आप देखोगे हिटलर था, ठीक है। तो हिटलर क्या करेगा, तो वो अटैक करेगा किस पर, पोलैंड पर। वहीं से शुरू होगा द्वितीय विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी पार्टिसिपेट करता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के पास जैसे सेना की कमी थी तो वो भारत के पास किस बेसिस पे आए, तो उसने क्या किया, उसने एक क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य यह था कि भारत में आए, भारत के नेताओं से बात करे और भारत का समर्थन प्राप्त करे द्वितीय विश्व युद्ध के लिए।
तो देखोगे आप, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा। अंग्रेजों ने कहा कि तुम युद्ध में हमारी मदद करो, अपनी सेनाओं को भेजो, और जब युद्ध समाप्त होगा तो हम तुमको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। साथ ही उन्होंने कहा प्रांतों को अधिकार। अब यहां से देखो आप, इन्होंने फूट डालो वाली नीति यहां से कर दी, सेपरेशन वाली जो है नीति यहां अपनाई, कि जो है उन्होंने कहा कि भारत में जितने राज्य हैं हम हर एक राज्य को फ्रीडम देंगे कि वो राज्य अगर भारत का हिस्सा बनना चाहेगा तो बनेगा, और नहीं बनना चाहे तो अपना देश बना ले। ठीक है, और ये क्या था, ये मेरे लाल विभाजन का बीज था। अब केंद्र में रक्षा और विदेश जो है नीति ब्रिटिश नियंत्रण में रहती, और संविधान सभा बनेगी पर सदस्य सीधे नहीं चुने जाएंगे। इन्होंने कहा कि तो ठीक है, हम तुमको डोमिनियन स्टेटस दे दिए, तुम स्वतंत्र हो, पर दिक्कत यह है कि तुम्हारा जो रक्षा विभाग है, तुम्हारी जो आर्मी है, और तुम्हारा विदेशों के साथ जो संबंध है वो हम देखेंगे। फिर दे क्या रहे हो हमें तुम? जाहिर सी बात है, भारतीयों ने मना कर दिया कि हमको ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहिए। और आप देखोगे गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। उन्होंने कहा बड़ा लेट लेकर के आए यार, तुम पहले लेके आते तो विचार विमर्श करते इस पे। और गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? ट्रिप्स मिशन को कहा था। क्लियर है? अब भारत छोड़ो आंदोलन, अब याद रखना कई बार पूछा जाता है गांधी जी के 3 आंदोलन को लिखिए, तो 3 आंदोलन में किसे लिखोगे? एक लिखोगे असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो, इन तीनों को लिखोगे तभी तुम्हारा ये प्रश्न संपूर्ण होगा लॉन्ग का। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे शामिल कर लिया गया। अब देखो, अब जब क्रिप्स मिशन भेजा तो यहां पर भारतीयों ने मना कर दिया कि भाई हम शामिल नहीं होंगे, पर अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि भारत भी इसमें शामिल है। तो भारतीयों को बड़ा बुरा लगा कि हम तो इसमें शामिल भी नहीं है। ऊपर से जापानी आक्रमण का भय बढ़ गया कि भाई जापान को पता चलेगा भारत शामिल है तो भारत पर भी आक्रमण करेगा। तो देखोगे आप, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे शामिल किया गया और ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता की कोई स्पष्ट योजना नहीं दी। इन्होंने बताया भी नहीं कि स्वतंत्रता हम लोग कैसे देंगे, और लोगों में असंतोष और बेचैनी बढ़ रही थी। और इसीलिए 8 अगस्त 1942 को मुंबई में आंदोलन शुरू किया गया और गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो का, और यहीं से शुरू हुआ। आप देखोगे मेरे लाल, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। और ये एक परिवर्तनकारी समय था, एक ऐसा समय जिस समय अंग्रेजों को एहसास हुआ कि अब भारत पर राज संभव नहीं है और भारतीयों को स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी। आगे आप देखोगे मेरे भाई, भारत छोड़ो आंदोलन। अब आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए, हड़तालें की गई, जुलूस निकाले गए, युवाओं, महिलाओं, छात्रों ने जोश में भाग लिया और ब्रिटिश शासन की जड़ें पहली बार खुलकर हिलती दिखी। अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अब संभव नहीं है भारत पर राज करना और हमें इनको स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी। अंग्रेजों ने बहुत नीतियां अपनाई, बहुत लोगों को गिरफ्तार करा। आप देखोगे जितने भी बड़े नेता थे, पहली बार महिलाओं ने विशाल संख्या में भाग लिया और गांव गांव में समानांतर सरकारें बनी। जैसे आप देखोगे तामलुक हो गया, सतारा हो गया, और युवाओं ने गुप्त संदेश, रेडियो, पंपलेट इत्यादि से आंदोलन चलाया। आप देखोगे ना मेरे लाल कि इसमें बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, पर फिर भी आंदोलन रुका नहीं, चलता रहा और अंततः हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त ही कर ली। और सीधे ही आप देखोगे मेरे लाल ब्रिटिश दमन। अब इसमें क्या है, गांधी जी, नेहरू, पटेल सहित हजारों नेता गिरफ्तार, प्रेस पर सेंसरशिप, मीटिंग प्रतिबंधिता, और फिर भी आंदोलन भूमिगत नेटवर्क के सहारे चलता रहा। तो कहने का मतलब है ये एक बड़ा समय था जिसने भारत के युग का परिवर्तन कर दिया, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलवा दी। ऐसा आंदोलन था। क्लियर है मेरे लाल? अब आप देखोगे परिणाम और महत्व क्या था इसका। तो मेरे लाल, भारत को स्वतंत्रता की अनिवार्यता दुनिया के सामने स्पष्ट हुई और ब्रिटेन को समझ में आया कि भारत को अब रोका नहीं जा सकता। और यहां पर देखोगे यह आंदोलन संघर्ष का अंतिम और निर्णायक मोड़ बना। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं, ये तो आंदोलन की बात हो गई कि गांधी जी ने क्या किया, किस तरीके से आंदोलन चलाए। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अन्य तथ्यों की, कि आप देखोगे भाई सामूहिक एकता की भावना। अब सामूहिक एकता की भावना का मतलब है हमारे अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाना कि हम सब भारतीय हैं, हमारे अंदर भारतीयता की भावना का जन्म लेना। तो देखोगे आप, अब भाई जो है ये भावना उत्पन्न कैसे होगी, सामूहिक एकता की भावना? तो देखो आप, राष्ट्र की पहचान, राष्ट्र की पहचान के लिए हमने क्या किया? देखो आप हर राष्ट्र की बात करो, अगर हम बात करें ना, जैसे फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में आप देखोगे क्या थी मेरे लाल, आपने देखा कि फ्रांस की जो देवी थी मारियान थी। ठीक है, अगर हम बात करें जर्मनी की तो जर्मनी की देवी थी जर्मेनिया। ये इनके राष्ट्र की मेरे लाल पहचान थी, याद रखना, ये इनके राष्ट्र की पहचान थी। वैसे ही अपने राष्ट्र की पहचान के लिए हमने क्या किया, आप देखोगे एक गीत लिखा गया। ठीक है, स्तुति के लिए गीत लिखा गया और गीत को लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और इसके साथ ही इनकी एक किताब भी फेमस है जिसका नाम है आनंद मठ। याद रखना, आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी भूलना मत। अगला आप देखोगे सामूहिक एकता की भावना के लिए बाद में क्या किया गया, अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, भारत माता के चित्र को बनाया जिसमें उनको सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया है। बात समझ आई? तो ये थी सामूहिक एकता की भावना। प्रश्न यहां से एमसीक्यू का आता है कि भारत माता के चित्र को पहली बार किसने बनाया? याद रखना, भारत माता के चित्र को पहली बार किसने बताया। अब ये आप देखोगे पूरे चैप्टर का माइंड मैप है, स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा चैप्टर एक माइंड मैप से तैयार हो जाएगा। क्लियर है मेरे लाल? ठीक है,
तो आज की जो है हमारी क्लास यही तक थी। इस एक पूरी क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया इस क्लास से आने वाले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां जहां से प्रश्न बनते हैं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। एंड लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार। ठीक है, तो मैं आपको जो है दिल दे देता हूं अपना भाई, तोड़ना मत तुम लोग। ठीक है, एंड लव यू ऑल। ठीक है, तुम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।